प्राइमरी फॉलिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हियर आर दी फॉर्मेशन, यानी कि प्राइमरी के बारे में यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ. ओके, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte फर्स्ट. ओके, प्राइमरी oocyte फॉर्म बनेगा एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स बनेंगे. ओके, उसके साइड में क्या रहेगा, सेल्स रहेंगे. ओके, also here also cells are present. So that means very important here कि this cells called as the granulosa cell. Okay, यानी कि एक तरीके से this is called as the follicular cells बोल सकते हो, granulosa cell बोल सकते हो, या supporting cells बोल सकते हो. Okay, तो this means particularly this is your called as the primary, इसको अपन क्या बोलेंगे, primary oocyte. Very important, this is called as the primary oocyte. And अभी ये जो आउटर साइड में सेल्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रैनुलोसा सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ग्रैनुलोसा सेल. ग्रैनुलोसा सेल्स आल्सो कॉल्ड एज द फॉलिकुलर सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. ये कौन से है, फॉलिकुलर सेल्स. तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा के थीका सेल अटैच, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वही से प्रोवाइड, यानी कि इनका काम क्या है, ग्रैनुलोसा सेल जब फॉर्मेशन हो रहे प्राइमरी फॉलिकल में तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड. ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली प्राइमरी फॉलिकल्स. यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट हुआ है. ओके, और उसको एक तरीके से क्या करेंगे, देन ग्रैनुलोसा सेल एक तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन here primary follicle it can be converted into the secondary follicle. Very important, that is called as the secondary follicles में conversion हो जाते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दिस इज दी सेकेंडरी. अभी वहां पर आपका क्या था, आपने उसको प्राइमरी oocyte कहा था, मैं इसको भी अभी प्राइमरी oocyte ही कह रहा हूँ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी प्राइमरी oocyte. और उसके आजू बाजू में आपको और सेल्स मिलेंगे लाइक दिस. Here also cells are present, also here cells are present. This is cell called as the granulosa cell. Okay, this is also granulosa cells present here. This is called as the granulosa cell. Now outer these granulosa cells there is the present theca cell. There is the outer side पे आपको कौन से cells मिलेंगे, called as the theca cells. अपन इसका डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं, तो that is called as the graphene follicle में, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. किस में कन्वर्शन हो रहा है इसका, तो ग्राफाइन फॉलिकल में. तो नाउ अबाउट दिस सेल कॉल्ड एज दी, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ अभी, थीका सेल, कॉल्ड एज दी थीका सेल. एंड दिस इज कॉल्ड एज दी ग्रैनुलोसा सेल. दिस इज कॉल्ड एज दी ग्रैनुलोसा सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज दी प्राइमरी, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte. ओके, यानी कि यहाँ पर थीका सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है. अभी पहले इसमें अपने को क्या दिखा था, ग्रैनुलोसा सेल ही दिखे थे. ओके, ग्रैनुलोसा सेल, या आप अल्सो यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स को आप अल्सो एक नेम बोल सकते हो, कॉल्ड एज दी सपोर्टिंग सेल. इसको आप क्या बोल सकते हो, सपोर्टिंग सेल. तो ऑब्वियसली हियर अल्सो नेम वही आएगा, फॉलिकुलर सेल एंड सपोर्टिंग सेल. नाउ अभी ये क्या करते हैं कि एक तरीके से फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी, कौन से सेल, ग्रैनुलोसा सेल एक तरीके से फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट नरिशिंग फ्लूइड. यानी कि वो क्या करेंगे, एक सीक्रेट फ्लूइड टू नरिशिंग एंड डेवलप प्राइमरी, यानी कि पहले क्या, कौन सा वाला, तो दैट इज डेवलपिंग दी oocyte, यानी कि oocyte का वो डेवलपमेंट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन ऑल्सो ये हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज द नरिशिंग फ्लूइड. ये एक तरीके से लिक्वर, जो नरिशिंग फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज द लिक्वर फॉलिक्यूलस जिसको कहा जाता है. ऑल्सो हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, थीका, स्ट्रोमा के थीका सेल, ग्रैनुलोसा टू दी ग्रैनुलोसा सेल, यानी कि थीका सेल अटैचेस टू दी ग्रैनुलोसा सेल. कहा के, तो स्ट्रोमा के, क्योंकि वहां ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट उसका हो जाता है. Okay, now about the after the primary and secondary follicles called as the tertiary follicles. Here I'll draw the this is the tertiary follicles. Now here this is the formation of the particularly secondary oocyte after the primary oocyte. यानी कि here are the
फॉर्मेशन ऑफ दी, दिस इज दी प्राइमरी oocytes, आपने यहाँ पर भी देखा होगा और यहाँ पर भी दिस इज दी प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ था। हियर ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ दी प्राइमरी oocyte। नाउ अबाउट दी, अपन बात करेंगे अभी सेकेंडरी oocyte की। ओके, हियर दिस इज दी वन, एक तरीके से यहाँ पर एट्रम बनता है, दिस इज दी बॉडी। ओके, यहाँ पर एक एट्रम बनता है, देन इसके अंदर में प्राइमरी oocyte इट कैन बी डेवलप इनटू द सेकेंडरी oocyte इन दी टर्शरी फॉलिकल्स। नाउ दिस इज दी, उसके ऊपर में 2 लेयर्स आ जाती है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना जो होती है, थीका इंटरना इट इज दी फाइब्रस इन नेचर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज दी fibrous in nature, and theca interna it is the that is called as the theca externa, it is the fibrous in nature, okay, and theca interna it is the cellular in nature, in nature. Then here is the non-sticky layer form, that is called as the zona pellucida। यहाँ पर एक non-sticky layer form होती है, that is the zona pellucida, और एक तरीके से ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है zona pellucida में वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन। तो दिस इज, एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्यूमुलक्स। ओके, क्यूमुलक्स इट इज द स्टॉक, ओके, स्टॉक ऑफ ग्रैनुलोसा सेल which connect the oocyte to the outer wall, यानी कि एक तरीके से कनेक्टेड है ग्रैनुलोसा सेल से आउटर which connect the oocyte to the outer wall। now about the, हुआ क्या अभी, सेकेंडरी oocyte, यानी कि जो ये सेकेंडरी oocyte है वो जोना पेलुसिडा को सिक्रेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द नॉन स्टिकी इन लेयर। तो अभी आप बोल सकते हो कि ये जो टर्शरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ और सेकेंडरी oocyte, अभी यहाँ से वो सेकेंडरी oocyte यानी कि एक तरीके से ग्राफाइन फॉलिकल्स होता है, अभी क्या हो जाएगा, दिस इज द टर्शरी फॉलिकल्स, ये मैच्योर हो जाएगा, फिर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्राफाइन फॉलिकल, और मैं ग्राफाइन फॉलिकल को क्या बोलूंगा कि मैच्योर हुआ है। देन उसके बाद वो ओवुलेशंस होगा और वहां से वो रप्चर हो जाएगा और वहां से सेकेंडरी oocyte मूव कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब की तरफ। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम का होगा, कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होगा। देन दिस इज कॉल्ड एज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, सीक्रेट द सम हार्मोन, एंड आफ्टर वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। ओके, और एक तरीके से जब सेकेंडरी oocyte डेवलपमेंट हो रहा है या सेकेंडरी oocyte रप्चर हो रहा है तो दैट इज द रिलीज ऑफ ओवम। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलरली ओवेरियन फॉलिकल्स, और कैसा डेवलपमेंट होता है इनसाइड द ओवेरी, दिस इज द ऑल द अबाउट द पर्टिकुलरली ओवेरियन फॉलिकल्स इनसाइड द ओवेरी। नाउ अबाउट द, एक तरीके से पोजिशंस देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब एंड द ओवेरीज का। ओके, तो हियर आर दी, एक तरीके से पेरिटोनियम बैंड होता है जिसको मिजोसाल्फिन्स कहा जाता है। तो अभी एक तरीके से देखा जाएगा कि डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, डोर्सल साइड यानी कि पीछे वाला साइड, एंड सामने वाला कॉल्ड एज द एंटीरियर। तो ऑब्वियसली जो एक पेरिटोनियम कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज द मिजोसाल्पिंग्स, कॉल्ड एज द मिजोसाल्पिंग्स, उससे वो अटैचेस होते हैं फैलोपियन ट्यूब एंड द ओवेरी। तो आप यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से अटैच रहेंगे पेरिटोनियम से, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स दिस इज कॉल्ड एज द मिजोसाल्फिंग। तो हो सकता है कि अभी ये ओवेरी है, क्लियर है, तो यहाँ से जब फैलोपियन ट्यूब निकलती होंगी तो ऑब्वियसली वहां पर भी आपको अटैच मिलेगा मिजोसाल्पिंग्स। मिजोसाल्पिंग्स इज द पेरिटोनियम बॉडी और अ पेरिटोनियम एक तरीके से वहां अटैचेस है, और आप जानते हो कि पेरिटोनियम इट इज द कंसिस्ट ऑफ द एडिपोज टिश्यू। तो दैट्स मीन्स देयर इज द अटैचेस किससे, तो मिजोसाल्पिंग से। Okay, now about the fallopian tube. Fallopian tube also called as the oviduct, and it is about near about 10 to 12 centimeter long tube. कितना 10 to 12 centimeter long tube. It is the narrower part. It is narrower part open into the यूटेरस। कहाँ ओपन हो रहा है, तो यूटेरस में ओपन हो रहा है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन
Here are the three part of the particularly fallopian tube. One is called as the infundibulum. Already मैंने diagram में बनाया है. Infundibulum also called as the ampulla, also called as the isthmus. Obviously here the first site HSC says the particularly first site of the fertilization, very important. यानी कि first site site for fertilization. ये आप simple सा याद रख सकते हो. Site of fertilization is the ampulla. यानी कि कहा तो fallopian tube में ampulla, बट आप यहाँ हमेशा ध्यान में रख सकते कि दिस इज द जंक्शन, यानी कि इस्थमस और एम्पुला के बीच वाला ये जंक्शन होता है. यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा, फर्टिलाइजेशन. यानी कि यहाँ से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज द फिमरी. यहाँ पर क्या है आपका ओवेरी है. दिस फिंगर लाइक यानी कि दिस ओपनिंग कॉल्ड एज द ओस्टिया. मैं इसको जो ओपनिंग है कॉल्ड एज द ओस्टिया विच हेल्प इन रिसीविंग द oocyte आफ्टर ओवुलेशन. ओके यानी कि एक तरीके से यहाँ से ओपनिंग होती है. दिस यहाँ से जो भी क्या रहेगा ओवेरी है, यहाँ से जब भी रप्चर होगा तो ऑब्वियसली सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर वो कहा जाएगा फैलोपियन ट्यूब में जाएगा. तो ऑब्वियसली उसको जो रिसीव करता है ओपनिंग कॉल्ड एज द ऑस्टिया, उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है. दिस infundibulum इट इज द क्लोज टू दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द इट इज क्लोज टू द ओवेरी. यानी कि एक ओवेरी से ही वो एक तरीके से क्या है, क्लोज है. सेकेंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता चल गया है. वेयर इज द आप तो एक तो एम्पुला है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट आप ऐसा भी बोल सकते हो द जंक्शन एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पुला और द इस्थमिक जंक्शन. ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है. यानी कि यहाँ से ऑब्वियसली स्पर्म आएगा, स्पर्म इधर जाएगा, यहाँ से ओवा आएगा और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन. देन ऑल्सो इट इज लाइन बाय सीलिएटेड इपिथेलियम, लाइन बाय सीलिएटेड इपिथेलियम. यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड इपिथेलियम है. तो ऑब्वियसली जो भी ओवा रहेगा उसको सामने की तरफ पुश किया जाएगा. देन इट इज द मस्कुलर पार्ट. ओके ये कैसा पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है एंड पेयर्ड है. यानी कि दो फैलोपियन ट्यूब है, तो दैट इज कॉल्ड एज द पेयर्ड. ओके तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली फैलोपियन ट्यूब. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलरली फैलोपियन ट्यूब, जो भी यहाँ पर इस्थमस है, इस्थमस को अनादर वन नेम है कॉल्ड एज द कॉर्न्यूआ. that is the CORNUA, cornua, that is isthmus. Okay, that is called as the cornua, another name cornua. and ये भी किससे अटैचेस है, तो मिजोसाल्फिंग एक पेरिटोनियम है उससे. ओके तो दिस इज अबाउट द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. Okay, now about the uterus, and uterus also called as the womb, very important. इसको और क्या कहा जाता है, तो that is called as the womb. Now about the it is about 8 centimeter long. It is मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है. It is about 8 centimeter long. Okay, and 5 centimeter is thick. Wide. It is the wide. 5 centimeter is wide and 2 centimeter in thick. यानी कि आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर इज द वाइड एंड 2 सेंटीमीटर इट इज द थिक. ओके दिस इज द पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ द, यानी कि एक तरीके से ये इट इज द कोनिकल शेप, यानी कि पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है आपको. ओके तो इट इज द 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर इज वाइड एंड 2 सेंटीमीटर इज थिक. Also very important है ये present, it is the present in the pelvic cavity. Yes, this is called as the particularly pelvic cavity in the female. उसमें present होता है between the rectum from behind the urinary bladder. यानी कि एक तरीके से वहाँ rectum यानी कि pelvic cavity, first क्या आएगा आपका, pelvic cavity आएगा and rectum behind the urinary bladder, यानी कि urinary bladder के पीछे में. Okay, so that is very important, behind the urinary bladder. Then there is the particularly there are the 3 layers are present here, that is called as the particularly यानी कि यहाँ पर 3 layers present होती है यूटेरस में. This is called as the uterus. Yeah, and here are very important part की जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको अपन फंडस कहते हैं. ओके तो here मैं अभी एक एक लेयर्स के बारे में आपको बताता हूँ.
तो आप ध्यान दीजिएगा बराबर हियर। ओके, नाउ अबाउट दिस लेयर। ओके, तो ऑब्वियसली जो आउटर लेयर होती है दिस इज कॉल्ड एज द पेरीमेट्रियम, very important, this is called as the perimetrium, that is called as the perimetrium. Then जो second वाली होती है called as the myometrium, okay, and जो third inner वाली होती है called as the endometrium. This is the three layers are belonging particularly in the uterus of cavity. Okay, then एक तरीके से डोम शेप जैसे पार्ट होता है, क्लियर है, डिफरेंशिएटेड इनटू दी पर्टिकुलरली फर्स्ट कॉल्ड एज द डोम शेप पार्ट। अ डोम शेप पार्ट अबाउ द ओपनिंग ऑफ द यूटेराइन ट्यूब्स इज कॉल्ड एज द फंडस, यानी कि ये जो ऊपर वाला रहेगा दिस इज ये ऊपर वाला जो भी इसका पार्ट रहेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, फंडस बोलूंगा, और यहाँ से एक डोम शेप जैसा स्ट्रक्चर्स बनता है। ओके, देन ब्रॉड अपर पार्ट कॉल्ड एज द बॉडी और अ कॉर्पस, यानी कि ब्रॉड अपर पार्ट जो भी रहेगा मैं उसको क्या बोलूंगा, बॉडी और अ कॉर्पस, एंड नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट, नैरो एंड थोड़ा एक सिलेंड्रिकल पार्ट रहेगा मैं उसको क्या बोलूंगा, सर्विक्स। ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में दिस इज इसको सर्विक्स कहेंगे अपन, और ये दिस इज कॉल्ड एज दिस सर्वाइकल कैनाल। ओके, यानी कि एक तरीके से इसको आपने सर्वाइकल कैनाल, ऑलरेडी मैंने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था आपको तब बताया था। ओके, देन पर्टिकुलरली यूटेरस क्या रिसीव कर रहा है, पर्टिकुलरली रिसीव ओवम फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये क्या कर रहा है, यूटेरस एक तरीके से रिसीव ओवम फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब। कहां से कर रहा है, तो फैलोपियन ट्यूब से कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी फैलोपियन ट्यूब यहां से जो भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर आने के बाद वो यहाँ इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस हियर, वो क्या रहता है, ब्लास्टोसिस। ओके, तो नाउ दिस इज अबाउट द यूटेरस। नाउ अबाउट द वजाइना। ओके, vagina it is also called as the particularly copulatory, it is the copulatory organ, it is called as the copulatory organ आप बोल सकते हो, this is called as the copulatory organ. It is lined by simple it is lined by non-keratinized non-keratinized squamous epithelium, squamous stratified epithelium. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तरीके से स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम से बना हुआ होता है वजाइना। देन ऑल्सो हियर हमने दो ओपनिंग लाइक दिस देखी थी, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में कहा था आप लोगों को। ओके, एंड देयर इज द पर्टिकुलरली लाइक दिस। ओके, यानी कि यहाँ पर जो भी रहेगा फॉर्मेशन इस तरीके से। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द वजाइना। ओके, नाउ अबाउट दी, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज दी वजाइना, एंड यू नो दी अबाउट दी सर्विक्स और अ सर्वाइकल कैनाल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज दी, अपन इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज दी सर्विक्स। ओके, also it is 7.5 to 10 centimeter in length, this is the length, it is the 7.5 centimeter to the 10 centimeter in long. Okay, it is the 7.5 to 10 centimeter in long. Then here also very important, यानी कि यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, that means यहाँ पर आपको मिलता है, this is called as the hymen, very important. During the particularly intercourse this hymen it can be rupture. Okay, यानी कि mucous membrane होती है एक तरीके से, there is the fold of the mucous membrane present there called as the hymen. During the intercourse this hymen it can be rupture. Okay, now about the, this is called as the particularly मैं इसको बोलूँगा genital opening, very important. Means एक तरीके से during the intercourse. Okay, during intercourse, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलेशन कि यहीं से जो बर्थ कैनाल भी होती है एक ओपनिंग, यानी कि जब बेबी का बर्थ होगा तो यहीं से होगा,
ओके। तो नाउ अबाउट दी इन लेंथ वजाइना स्टोर ग्लाइकोजन, यानी कि आप यहाँ पर वजाइना के पास क्या स्टोर करते हैं, तो दैट इज द ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन इट इज द फर्मेंट बाय द लैक्टोबैसिलस, lactobacilli, it is the bacilli, it is the bacteria here present and ferment glycogen। क्या बना रहा है, तो ग्लाइकोजन, fermented glycogen। obviously highly acidic medium in vagina prevent the फंगस, यानी कि एक तरीके से प्रिवेंट दी हाईली एसिडिक मीडियम इन वजाइना प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन बाय फंगस, यानी कि फंगस का इन्फेक्शंस नहीं होता है। ओके। इन पर्टिकुलरली आपके इसमें दिया गया है कि सर्वाइक्स ओपन्स होता है इनटू इट इज द हाईली कोलैप्सिबल एंड हाईली डिस्टेंसिबल fibromuscular part, it is fibromuscular part, it can be open into the cervix। एक तरीके से कहा हो रहा है ओपन, ट्यूब विच सर्विक्स ओपन, यानी कि सर्विक्स इसके अंदर ओपन हो रहा है। ओके। सम दिया गया है कि वजाइना इज द कॉपुलेटरी पैसेज एज इट रिसीव इरेक्टेड पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यस, एंड देन इट अलाउज द पैसेज of menstrual flow and it serve as a birth canal during the parturition। yes, प्रसूति जब भी होती है या during the parturition, यानी कि एक तरीके से इसको कंसिडर किया जाएगा एज ए बर्थ कैनाल। आपके इसमें एक दिया गया है called as the particularly puberty in females, it is also very important, यानी कि एक तरीके से फॉलिकल FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देयर इज द फॉर्म एंड द LH लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो ऑब्वियसली जब भी प्यूबरिटी की एज होंगी, ओके, तो देयर इज द 14 और 13 एज, यानी कि हाँ प्यूबरिटी आ रही है तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो ऑब्वियसली देयर इज द आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, और ये ओवम आएगा और अभी क्या करेगा ओवम और इधर से स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन होगा। बट जब भी प्यूबरिटी आ रही है तो उसके इफेक्ट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके ऊपर में डोमिनेंट हो जाएगा। ओके। एंड LH एक तरीके से यानी कि वो फॉलिकल्स बनाएंगे और वहां से ओवा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आपके इसमें दिया गया है ड्यूरिंग पर्टिकुलरली, और जब यानी कि ये क्या हुआ मिनार्क, यानी कि पर्टिकुलरली मिनार्क हुआ है, मतलब एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। द एज ऑफ प्यूबरिटी वेरीज बिटवीन 10 to 14 years, okay, but at the menopause FSH and LH एक तरीके से become less responsive to, यानी कि एक तरीके से एज होने के बाद आफ्टर द 45 इयर्स, ओके, या 45 एट द 45 एज में मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो FSH एंड LH ये रिस्पेक्टिवली इसका भी लेस सिक्रेशन हो जाएगा, कम सिक्रेशन होगा। तो प्यूबरिटी इन फीमेल्स, तो अपन इसके बारे में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इट इज द स्लाइटली एसिडिक मीडियम, pH होता है हियर 6 और 6.5, ओके। दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली वजाइना। ओके, नाउ अबाउट द एक्सटर्नल जेनिशेलिया। अपन ने इससे पहले किसकी बात की थी, इंटरनल जेनिशेलिया की। अभी हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यानी कि मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस इन कलेक्टिवली कॉल्ड एज द वुल्वा। इनको कलेक्टिवली कॉल्ड क्या बोला जाता है, वुल्वा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि किस किस को, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। Here are the, it is the external genitalia। इंटरनल जेनिशिलिया में अपन ने क्या देखा, ओवेरिस देखा, यूटेरस देखा, वजाइना देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा। ओके, नाउ अबाउट द एक्सटर्नल जेनिशिलिया। हियर मॉन्स प्यूबिस, व्हाट इज द मॉन्स प्यूबिस? इट इज द फैट डिपोजिशन ओवर द प्यूबिक बोन इन पेल्विक एरिया। जो भी अपना पेल्विक गार्डल है वहां पर, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर्स भी बनाया है एक्सटर्नल जेनिशिलिया का, दैट इज कॉल्ड एज द जेनिटलिया, दैट्स मींस पर्टिकुलरली मॉन्स प्यूबिस। ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द मॉन्स प्यूबिस। नाउ लेबिया मेजोरा, थिक लिप लाइक फोल्ड एंड होमोलोगस टू स्क्रॉटम। जैसे ह्यूमंस में स्क्रॉटम होता है, ठीक है, तो दैट्स मींस उसी के जैसे एक थिक लिप लाइक फोल्ड है वहां पर, दैट इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा। दिस इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा। देन हियर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द लेबिया माइनोरा, थिन also that is the, वो थिक है, ये थिन है, लिफ लाइक फोल्ड इनर टू लेबिया मेजोरा। किसके इनर? तो लेबिया मेजोरा के इनर में। देन वेस्टिबुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इज द नैरोअर स्पेस, it is called as the narrower space
बिटवीन लेबिया माइनोरा, यानी कि बिटवीन, यानी कि आपका लेबिया, दिस इज दी मैनोरा, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लेबिया मैनोरा। और यहाँ पर जो नैरोअर स्पेस आ रही है, दिस इज द नैरोअर स्पेस आ रही है, दिस नैरोअर स्पेस कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली वेस्टिबुलाई, ओके। देयर इज द टू ओपनिंग्स कॉल्ड एज द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। हियर देखिए ऊपर वाली जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से जो भी पास आउट होगा वो यूरिन पास होगा, ओके। एंड पर्टिकुलरली दिस इज जो यहाँ पर होती है, दिस इज कॉल्ड एज द वजाइनल ओपनिंग, ओके। देन क्लाइटोरिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबिया माइनोरा एंड एंटेरियरली फ्यूज टू फॉर्म, यानी कि एंटेरियर साइड से टू फ्यूज टू फॉर्म क्लाइटोरिस। देखिए ऊपर के साइड में मेड अप ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू एंड हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज द क्लाइटोरिस, ओके। यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होता है प्रेजेंट इन दी पर्टिकुलरली एक्सटर्नल जेनिशेलिया। यहां पर क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, लैबिया माइनोरा एंड एंटेरियरली फ्यूज टू फॉर्म क्लाइटोरिस, ओके, एंड मेड अप ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू, ओके, एंड हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। तो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिशेलिया। About the accessory gland or a vestibular gland, very important, also called as the accessory gland, और मैं इसको ही क्या बोल रहा हूँ, gland, और called as the vestibular gland भी बोल सकता हूँ, okay। It is the two types, okay। One is very important about vestibular gland, that is called as the greater, very important, greater vestibular gland, okay, and here is the lesser vestibular gland, also called as the greater Bartholin gland भी कहा जाता है, very important, called as the Bartholin gland, okay। Here also very important, and it is the homologous to the Copper's gland, it is homologous to Copper's gland in the male reproductive system, okay। Then बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, आपको ऑलरेडी मैंने बोला था इन दी पर्टिकुलरली, यानी कि ये होमोलोगस है। बार्थोलिन ग्लैंड किसका होमोलोगस है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। नाउ आल्सो कॉल्ड एज दी, इसको अनदर नेम है एक पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, कॉल्ड एज दी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। देन आल्सो कॉल्ड एज दी स्किनीज ग्लैंड, ओके, कॉल्ड एज दिस स्किनीज ग्लैंड। ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के हिसाब से सम एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ओके। तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और अ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इट इज द पार्ट ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड और अ वेस्टिबुलर ग्लैंड, also called as the Bartholin gland, also called as the paraurethral gland or a Skin's gland. Now here ये अभी ये homologous किससे होता है Bartholin gland? It is the homologous to the Copper's gland or a bulbourethral gland. Skin's gland or a paraurethral gland, it is the or a lesser vestibular gland, it is homologous to the prostate gland, okay. Here are very important location also very important here. Present on lateral side of present on lateral side of vaginal opening, यानी कि जहां पर vaginal opening है वहीं पर प्रेजेंट है, बट कौन सी साइड, कॉल्ड एज द lateral side of vaginal opening, okay. Then present between and also present, यानी कि एक तरीके से कौन सा वाला लोकेशन, ओके। ये जो पहला वाला ग्लैंड है, दिस इज, इसका लोकेशन क्या है, प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, ओके। प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग, ओके। यानी कि यहां पर ये किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग, प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, बार्थोलिन ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये कहां पर प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ग्लैंड प्रेजेंट है वजाइनल यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग के पास। तो व्हाट इज द फंक्शंस अबाउट दिस ग्लैंड,
आपका ग्रेटर और वेस्टिबुलर ग्लैंड वो सिक्रेशन करता है न्यूट्रलाइज सिक्रेशन और न्यूट्रलाइज यूरिनरी एसिडिटी, यानी कि एक तरीके से वो न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज दी यूरिनरी एसिडिटी, वो किसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करता है, यूरिनरी एसिडिटी को, ओके। और अल्सो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। देन स्किन ग्लैंड एक तरीके से, ये जो स्किन ग्लैंड है एक तरीके से म्यूकस सिक्रेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकस सिक्रेशन करता है, उसको और थोड़ा लुब्रिकेट करता है, ओके। तो दैट्स मींस दिस इज द एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट or a particularly in the female reproductive part. About the mammary gland here called as the mammary gland. In the humans being, particularly presence of the mammary gland called as the mammals. Now about the most characteristic features, it is very important, most characteristics features of mammals, यानी कि presence of mammary gland is considered as a mammal features, okay. Then also present in all mammals without any exception, यानी कि present है सबके पास, present in all mammals, present in all mammals without any exception, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि विदाउट एनी एक्सेप्शंस प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मैमल्स। नाउ पर्पस टू प्रोड्यूस मिल्क एंड नरिश टू यंग वंस, ओके। पर्पस क्या होता है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है, इट इज प्रोड्यूस milk to nourish young ones, okay, young ones or newborn baby okay, it is the purpose of the milk, okay. Then location, also here is the very important, it is the modified sweat gland, ओके। मैमरी ग्लैंड एक तरीके से क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड विद द स्वेट ग्लैंड। देन आल्सो लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैमरी ग्लैंड। थोरैक्सिक जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द थोरैसिक रीजन, वो उस थोरैसिक रीजन में आपको क्या मिलेगा, ह्यूमंस का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द थोरैसिक रीजन जो भी है, और थोरैसिक पार्ट जो भी है वहां पर आपको किसका मिलेगा, ह्यूमंस का, ओके। ह्यूमंस के मैमरी ग्लैंड देयर इज द लोकेटेड इन द थोरैसिक रीजन ऑफ द पर्टिकुलरली इन द बॉडी, ओके। देन एब्डोमिनल जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एब्डोमिनल मैमरी ग्लैंड होते हैं एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल में किसके रहते हैं, तो काउ एंड बफेलो, ओके। काउ एंड बफेलो के कहा रहते हैं, दैट इज द पर्टिकुलरली एब्डोमिनल में। एंड दैट्स मीन्स रैट और डॉग होते हैं, रैट और जो डॉग होते हैं उनके एक तरीके से आपको बोथ रीजन में दिखते हैं, तो बोथ रीजन मीन्स कौन सा, तो थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। यानी कि थोरैसिक रीजन में भी आपको थोरैसिक रीजन में किसके मिलेंगे, थोरैसिक एज वेल एज द एब्डोमिनल रीजन में रैट एंड डॉग। नाउ आल्सो एक तरीके से ये कौन सा ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज द अपोक्राइन ग्लैंड, ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अपोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब ये है कि अपोक्राइन ग्लैंड है, मतलब दैट इज द अपाइकल पार्ट ऑफ द पर्टिकुलरली मैमरी ग्लैंड, okay. Apical part, there is the cell present, and this cell is the secreted in nature or a secretory substance like the milk, okay. So this is about the some characters and some particularly point discuss about the mammary gland. Now also इस केस में आपको याद रखना है एक तरीके से कि what is exactly mammary gland, तो उसमें आपको there is the structures मिलेगा, एक तरीके से अर्लियो मिलेगा, अर्लियोर ग्लैंड मिलेगा, ठीक है।
देन 15 to 20 लोब्स रहेंगे इन ईच मैमररी ग्लैंड पे, और अल्विलस रहेंगे एक तरीके से। वहां अल्विलस जो रहेगा, अल्विलस, ओके, अल्विलाई नहीं, अल्विलस, इट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इन द मैमररी ग्लैंड। ऑल्सो वहां पर आपको कुछ एम्पुला, देन पर्टिकुलरली लैसिफेरस डक्ट मिलेंगी जो एक तरीके से मिल्क स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली मैमररी ग्लैंड। About the menstrual cycle, here are also very important point of view your examination. It is also very important. Menstrual cycle, it is the characteristic feature of the particularly mammals. Also some other cycle like estrus cycle वगैरह होती है, okay. Menstrual cycle, that is the MC period, okay. Menstrual cycle और MC period, ये जो cycle होती है 28 days की होती है. Sometimes it can be lead also the particularly 30 days और 32 days तक भी जाती है, okay. तो now about the mensum means, यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, called as the mensum. Mensum means होता है particularly day, okay. This is called as the mensum, means particularly month आप बोल सकते हो, नहीं तो मंथ। और ये मंथ जो होता है एग्जैक्टली होता है 28 डेज का होता है, बट समटाइम्स एक तरीके से देखा जाए समटाइम्स इसमें थोड़ा चेंजेस भी होता है, ओके, थोड़ी ज्यादा भी होती है, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्राइमेट मैमल्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट मैमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरीके से क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर से प्राइमेट्स का, प्राइमेट मैमल्स और प्राइमेट यहां आप सीधा लिख सकते हो, नहीं तो फीमेल्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ह्यूमन एग्जाम्पल कौन कौन आ सकता है, ह्यूमन आएंगे, ऑल्सो एप्स एंड पर्टिकुलरली monkeys, okay, apes, humans, monkeys and particularly apes. Now about the particularly minarchy. Minarchy एक word है और ये भी word very important है, that is called as the minarchy. Minarchy means क्या होता है कि particularly beginning of the menstrual cycle, yes, very important है, that is called as the beginning of menstrual cycle. It is called as the beginning of menstrual cycle, beginning of menstrual cycle, okay. Then एक तरीके से age of menarche, that is called as the age of menarche, it is the 13 to 14 years भी होता है, या 13 years में यानी कि चालू हो जाता है, ओके, 13 to 11 to 13 years और 14 years में भी वो स्टार्ट हो जाती है, ओके। देन ऑल्सो आफ्टर द मिनार्की, मिनार्की मीन्स बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन नाउ अबाउट द मिनोपॉज। मिनोपॉज का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली मिनोपॉज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी एक तरीके से वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ओके। स्टॉपेज, दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, स्टॉपेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 इयर्स की एज में वो स्टॉप हो जाती है, ओके। दैट्स मीन्स एज जो होंगी कब स्टॉप होगा तो 45 इयर्स, ओके, दैट इज द 45 इयर्स की एज में ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ओके। तो नाउ दिस इज अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल, नाउ डिस्कस अबाउट दिस। नाउ अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, okay, here is the very important about the menstrual cycle. There is the, it is the already अपन ने इसके बारे में कल डिस्कस किया था, 28 डेज की होती है बोला था, ओके, और कभी बढ़ भी जाती है 32 और 30 तक चली जाती है। 1 to 5 जो डे का पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेटिव फेज, दिस इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। देन उसके बाद जो 5 to 14 का डेज का जो बीच का है, इट इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेशन, ओके, or particularly it is the proliferative phase, and 14 to 28 it is the secretory phase. Now about this very important about, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ 3 डायग्राम्स बनाए हैं। चेंजेस इन यूटेरस, यूटेरस में चेंजेस तो कहा आएगा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इट इज द लेयर ऑफ द यूटेरस, ओके।
देन हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तब हार्मोनल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. नाउ अबाउट दिस पर्टिकुलरली LH और FSH, यानी कि आफ्टर द रिग्रेस होने के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद, व्हाट इज द फंक्शन अबाउट दिस. तो आप देख सकते हो कि 14 डेज पे यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम है थोड़ा बढ़ गया, ओके, और 14 डेज पे ओवुलेशन हुआ, यहां से जो भी है वो ओवा निकल गया, ओके. कितने डेज पे? 14 डेज पे. तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल और एस्ट्रोजन की लेवल देखो थोड़ी हाई हो गई है, ओके. देन LH और FSH दोनों एक तरीके से उनकी लेवल आफ्टर द 28 सिक्रेशन होने के बाद जो भी एक तरीके से ओवा निकला था वो डीजेनरेट हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, ओके. तो वो FSH और LH की लेवल भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो ये एक यूजुअली 1 से लेके 5 का बीच का है, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज. 5 to 10 that is the proliferative phase, okay. This is called as the about the menstrual phase, okay. Then this is about the proliferative phase and 14 to 28 it is the secretory phase. Now about the अभी one by one अपन बात करते हैं क्या क्या होता है, okay. चलो now about the day one में क्या होगा कि पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी वहां पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, यानी कि कॉर्पस लुटियम बना था, ठीक है. कॉर्पस लुटियम और प्रीवियस साइकिल क्या हो जाएगा? रिग्रेस हो जाएगा, कंप्लीटली रिग्रेस. कॉर्पस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट हियर. डे 1 की बात कर रहे हैं अपन अभी, यहां से मैं लिख रहा हूं. डे 1 में क्या हो जाएगा? कॉर्पस लुटियम कंप्लीटली क्या हो जाएगा? वो रिग्रेस हो जाएगा इन दी पर्टिकुलरली प्रीवियस साइकिल, ओके. कंप्लीटली रिग्रेस हो जाएगा जो प्रीवियस साइकिल का था, ओके. नाउ अबाउट दी, उसके बाद जो आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है अभी डे 1 to 5, वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से डे 1 to 5, डे 1 to 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर लो. आप देख सकते हो यहां पर डे 1 में एक तरीके से आपको जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल है 1 to 5 में आपको क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है, ओके. तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या है? लो है, ओके. यानी कि ये दोनों का लेवल क्या है? एक तरीके से लो है और एक तरीके से फ्री है वो, ओके. नाउ सेवरल फॉलिक्यूल्स, अभी जो ये फॉलिकल्स है, सेवरल फॉलिकल्स वो एक तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके. सेवरल फॉलिकल्स बिगिन टू डेवलप इन दी ओवेरी, ओके. ओवेरी होते होते एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम थोड़ा बढ़ जाएगी, ओके. और दैट इज द स्लॉग्स, ब्रेक हो जाएगा, स्लॉग्स ब्रेक ऑफ एंड मेंस्ट्रुअल, एक तरीके से वहां मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके. नाउ ये हो गया 1 to 5 के बीच में, यानी कि एक तरीके से थोड़ा स्लॉग हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी. कौन? एंडोमेट्रियम यहां पर थोड़ा बढ़ जाएगी. देखो 1 to, अभी अपन किसकी बात करें? 1 to 5. यहां पर लो थी, यहां पर थोड़ी बढ़ गई है, ओके. स्लॉग ब्रेक हो जाएगी. नाउ डे 7, अभी डे 7 पे वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हो रहा है, यानी कि 1 डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड, यानी कि जो भी 1 डोमिनेंट फॉलिकल होगा वो क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड हो जाएगा. फॉलिकल सिलेक्टेड, यानी कि डे 7 पे क्या हो जाएगा? 1 डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्टेड हो जाएगा ऑब्वियसली. फिर डे 7 to 13 और आप 14 भी बोल सकते हो, 13, ओके. मैं 13 तक लेता हूं. नाउ अबाउट दी, यहां पर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाएगी, एंड इंक्रीज ऑल्सो LH लेवल. देखो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा तो यहाँ LH भी लेवल बढ़ी, ठीक है, लेवल, ओके. और ये क्या दे रहा है? एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं. हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दी 7 to 13 के, इसमें आपको यह याद क्या रखना है? एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस एंड LH
लेवल इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली यहां पर दोनों ने एक दूसरे को क्या दे दिया, पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। अभी प्रोलिफरेशन हुआ है, यहां पर ग्रो हो रहा है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम का यहां पर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ओके, प्रोलिफरेशन जैसे स्टार्ट हो गया, ऑब्वियसली यहां पर डे 13 पे एलएच पीक, जो डे 13 रहेगा उसमें एलएच पीक अचीव हो जाएंगे। जो भी एलएच पीक है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाएंगी और एलएच पीक अचीव टू दी ओवुलेशन, यानी कि अभी ये एक तरीके से ओवुलेशंस करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो 13 लेवल पे देखो एलएच बढ़ा और यहां पर आते आते पर्टिकुलरली प्रोलिफरेशन होगा और इट स्टिमुलेट द प्राइमरी oocyte टू कंप्लीट मियोसिस 1, वहां कंप्लीट मियोसिस 1 होगा एंड सेकेंडरी oocyte रीच टू द मियोसिस 2। ओके, ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोलिफरेटिव फेस। ओके, आपको समझ में आया, यानी कि एक तरीके से वहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मियोसिस 1 हो जाएगा तो अपन प्राइमरी oocyte स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड सेकेंडरी oocyte वहां पर क्या हो जाएंगे, एक तरीके से रीच करेंगे मियोसिस 2 में, और एक तरीके से अभी यहां पर क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। जो आपका डे 14 है यहां पर क्या होगा, ओवुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ओवुलेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द ओवुलेशन। ओके, ओवुलेशन हो जाएगा। रप्चर मैच्योर फॉलिकल जो भी रहेगा एक तरीके से सीक्रेट सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, इज रिलीज फ्रॉम दी पर्टिकुलरली ओवेरी, यानी कि जो भी ओवेरी रहेगा वहां से वो बाहर निकल जाएगा। डे 15 to 25 फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम। ओके, डे 15 to 25 यहां पर क्या हो जाएगा, कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा डे 15 to 25 और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच के इफेक्ट में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन हो गया। आफ्टर द ओवुलेशन यानी कि ग्राफाइन फॉलिकल बाहर निकलने के बाद बचता कौन है, कार्पस लुटियम। ओके, फिर क्या हो जाएगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच के इफेक्ट में वो बनेगा सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। वो क्या करेगा, कार्पस ल्यूटिनियम, इट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, और सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम क्या करेगा, डेवलप करेगा, यानी कि एक तरीके से एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा। नाउ अबाउट डी 26 to 28, डे 26 to 28 पे क्या होगा, अपन एक एक देख रहे, किसका लेवल बढ़ रहा है किसका कम हो रहा है, आप अच्छे से उसको समझिएगा। ओके, देन डे 26 पे क्या होता है, कार्पस लुटियम बिगन्स रिप्रेस एंड बिकॉज एलएच लेवल्स आर वेरी लो। ओके, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, कार्पस लुटियम दैट इज कॉल्ड एज द कार्पस लुटियम begins repress, very important, repress. Okay, repress because LH क्या हो जाएगा वहां पर लो, LH लेवल क्या हो गया वहां पर लो हो जाएगा बाय द एंड, यानी कि एक तरीके से बाय द एंड ऑफ द 28 कार्पस लुटियम इज फुल्ली रिग्रेस एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल जो भी रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल जो भी रहेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कार्पस लुटिनियम का हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, और वहां से नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, डिक्रीज एंड न्यू साइकिल देयर इज द ब्रिंग्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट ओवेरियन हार्मोन बिफोर द ओवुलेशन, बिफोर द ओवुलेशन कौन डोमिनेंट हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट ओवेरियन हार्मोन आफ्टर द ओवुलेशन कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन। Okay, so this is about the menstrual cycle. Now about the oogenesis, it is the gametogenesis type. Okay, now about the oogenesis, formation of ovum और egg cell और oocyte भी आप बोल सकते हो। Then start right from the fetal life, यानी कि जब embryonic development होता है तब से वो start हो जाता है। Okay, now about the here, पहले इसमें माइटोसिस होता है, देयर इज दी डिप्लॉयड इन नेचर में क्या प्रेजेंट होती है, oogonia। ओके, फिर oogonia का कन्वर्शन यहाँ डिफरेंशिएट हो जाती है 2n 2n में। ओके, डिफरेंशिएटेड होने के बाद माइटोसिस के थ्रू दिस फेज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ऑब्वियसली
यहाँ पर दो बॉडीज बनती है, तो उसमें से एक डेवलप हो जाता है और एक रिग्रेस हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte जिसको कहा जाता है वो एक तरीके से मैच्योर प्राइमरी oocyte बनता है, जिस इसके थोड़ा साइज बढ़ता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है और ये सस्पेंडेड हो जाता है इन दी चाइल्डहुड। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सस्पेंडेड मैच्योर प्राइमरी oocyte, इट इज द पर्टिकुलरली सस्पेंडेड हो जाता है एक लेवल पे। ये सस्पेंडेड एट डिप्लोटीन स्टेज जो होती है प्रोफेस 1 की, वहां पर, क्योंकि ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कौन? ये वाला मैच्योर oocyte अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देन अभी मैच्योर तो हो गया, देन आफ्टर इसमें आफ्टर चाइल्डहुड के बाद यहाँ पर इसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है और ये एक तरीके से सेकेंडरी oocyte, यानी कि ये प्राइमरी oocyte था, अभी उसका कन्वर्शन किस में हुआ? सेकेंडरी oocyte में। अभी वो हैप्लॉइड इन नेचर में, पहले कौन में था? डिप्लॉइड इन नेचर में। अभी ये मियोसिस 1 में आने, मियोसिस 2 में आने के बाद ये सस्पेंडेड हो जाता है मेटाफेज 2। ओके, इट इज द सेल डिवीजन प्रोसेस। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, दिस इज योर फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। ओके, ये पोलर बॉडी होती है सेकेंडरी oocyte। यहाँ मियोसिस 2 हुआ, डिफरेंशिएट हुआ, सस्पेंडेड, यानी कि ये भी लेवल एक तरीके से क्या हो गई? सस्पेंडेड हो गई। और ओवुलेशन ऑकर्स दिस स्टेज, यानी कि ये स्टेज पे अभी क्या हो जाएगा? ओवुलेशन ऑकर्स हो जाएगा, यानी कि 14 डेज का जो भी रहेगा, यानी कि आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये यहाँ से oocyte निकल जाएगा। ओके, और एक तरह से ये निकलने के बाद अभी ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी है। ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली oogenesis। oogenesis मींस पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ ओवम, egg cell or a oocyte। About the structure of ovum, here very important about the structure of ovum, it is the nucleus are present, this is the called as the secondary oocyte। outer side पे जो layer होती है that is called as the corona radiata, very important, called as the corona radiata। एक तरीके से there is the crown formed by the granular cell। okay, now here also very important, it is the mature secondary oocyte, there is the present for the mitochondria provide the energy। ओके, देन देयर इज दी पोलर बॉडी। नेशनल एंट्रेंस के लिए आपको कितने बॉडी? 2 पोलर बॉडीज ही फॉर्म होते हैं, ऐसे बोलना है, ठीक है। देन आपका जो HSC बोर्ड दिया गया है उसमें एक तरीके से न्यू हिसाब से देयर इज दी 3 पोलर बॉडी। ओके, आप बोर्ड के लिए वो ध्यान में रख सकते हो, 3 पोलर बॉडी। नाउ अबाउट दी न्यूक्लियस, अभी ऑब्वियसली 1-2 यानी कि यहाँ से स्पर्म की एंट्री होंगी तो स्पर्म का भी न्यूक्लियस होगा और इसका भी न्यूक्लियस, वो कंबाइन हो जाएंगे एंड दे फॉर्म दी जाइगोट। ओके, नाउ हियर इज दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। दिस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट अलाउ द सेकेंड स्पर्म एंट्री, यानी कि सेकेंड स्पर्म की एंट्री वो अलाउ नहीं होने देंगे। एक स्पर्म गया है वो फर्टिलाइज करेगा तो दूसरे स्पर्म को वो अलाउ नहीं करेगा। कौन? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ओके, नाउ here is the particularly perivitelline space। okay, perivitelline space present here, this is the secondary oocyte and this is the zona pellucida। zona pellucida, it is the layer, transparent layer are there present। okay, then perivitelline space है the narrower space between ovum, यानी कि एक तरीके से इसको आप क्या बोलोगे? perivitelline space। this is very important, this is called as the perivitelline space, the narrower space between zona pellucida एंड ओवम, यानी कि ये आपका ओवम है और ये एक तरीके से क्या है? जोना पेलुसुडा। तो ऑब्वियसली ये ओवम के बीच में और जो जोना पेलुसुडा के बीच में है, दिस इज कॉल्ड एज दी पेरीवाइटलिन स्पेस। ओके, यानी कि ये दोनों के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नाउ अबाउट दी ऑल्सो देर इज दी, एक दिया गया है कि पर्टिकुलरली देर इज दी, वो कैसे होती है? ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर होती है और सिक्रेटेड कौन करता है? तो ओवम ही करता है। ओके, ओवम सिक्रेट करता है, जैसे सेकेंडरी oocyte सिक्रेट बाय दी जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा को कौन सिक्रेट करता है? तो ओवम। ओके, तो नाउ अबाउट दी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी जोना पेलुसुडा, पहले आएगा फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन आएंगी। ओके, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। नाउ अबाउट द फर्टिलाइजेशन, हियर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द दिस यूनिट, फर्टिलाइजेशन।
ओके फर्टिलाइजेशन आपके इसमें उसको सिनगैमी भी कहा गया है बिकॉज हियर द मेल गमीट एंड फीमेल गमीट दे यूनाइट टुगेदर एंड दे फॉर्म द जाइगोट ओके देयर इज द फर्टिलाइजेशन ओके नाउ अबाउट द फर्टिलाइजेशन इट इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल यानी कि डेवलपमेंट ओके फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट स्टेप आप हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी नाउ अबाउट हियर अभी इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं फर्स्ट इवेंट जो होता है कैपेसिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज दी कैपेसिटेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ये बात ध्यान में रखिएगा देन उसके बाद बाइंडिंग ऑफ स्पर्म वेरी इंपॉर्टेंट बाइंडिंग ऑफ स्पर्म यानी कि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलुसिडा okay very important then third is very important also process acrosomal reaction that is called as the acrosomal reaction okay after the acrosomal reaction fourth one also very important called as the egg activation or a cortical reaction that is called as the egg